कि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपकी दो अप्रोचेस होती हैं, रिएक्टिव अप्रोच और प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है, रिएक्टिव अप्रोच ये है कि अगर कोई ख़राबी आपके एनवायरनमेंट में हो गई है, कोई सिस्टम ख़राब हो गया है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, बिजनेस कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई है। रिएक्टिव अप्रोच ये है कि जब वो प्रॉब्लम सामने आए, आपको पता लगे, तो उसके बाद आप करेक्टिव एक्शन लें। और प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपने पहले से कुछ ना कुछ किया है कि अगर इन केस मेरा सर्वर डाउन होता है तो ये उसका ऑल्टरनेटिव है, अगर मेरा डाटा लॉस हो जाता है तो ये उसका बैकअप है मेरे पास। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोएक्टिव अप्रोच। अब प्रोएक्टिव अप्रोच उसी वक्त हो सकती है जब आप अपना एनवायरनमेंट मॉनिटर कर रहे हो, आपको पता हो कि मेरा कौन सा कंपोनेंट किस लेवल पे है, तब आप कह सकते हैं कि मेरी अप्रोच जो है वो प्रोएक्टिव है। ठीक है, मैंने आपको उसमें एग्जांपल भी दी थी कि लेट से आप पढ़ाई करने बैठते हैं और एकदम से लाइट चली जाती है और फिर आप माचिस और मोमबत्ती ढूंढ रहे हैं, तो आपकी अप्रोच रिएक्टिव है। और अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको पता है कि 8 बजे लाइट जाएगी, तो आप माचिस मोमबत्ती साथ रख लेते हैं, जैसे लाइट जाती है आप उसे जला लेते हैं, तो आपकी अप्रोच प्रोएक्टिव है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच रिक्वायर कर रही थी कि आपको पता हो कि लाइट किस वक्त जानी है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की बात करें, 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जाती है जो परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो 4 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और नेटवर्क अडॉप्टर। ये 4 कंपोनेंट अगर ठीक चल रहे हैं तो इट इज़ बिलीव्ड कि आपका सिस्टम ठीक चल रहा हो। अब कोई भी कंपोनेंट ये थोड़ी होता कि जस्ट लाइक दैट एकदम से ख़राब हो जाए, पहले उसकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करती है। और अगर आप इन टच हैं, आप इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपको पता लगता जाता है कि पहले ये इस लेवल पे था, अब इस लेवल पे है। किसी भी कंपोनेंट, बैटरी है, उसका वाटर लेवल है, वो डाउन हो रहा है, एकदम से थोड़ी होता कि एक दिन अब आप गायब हो गए। डेफिनेटली वो ग्रेजुअली फॉल करता है। तो अगर आप उसे मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये अब वो जो लाइन दी हुई है उससे नीचे हो गया, तो फ़ौरन इसमें जो है वो डिस्टिल वाटर डाला जाए। तो यही कंप्यूटर साइंसेज में भी है कि कंप्यूटर्स के कोई भी कंपोनेंट वो एकदम से राइट अवे नहीं ख़राब हो जाता, उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम पहले शो होना शुरू होती है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉब्लम आपका काम नहीं रोक रही होती, इसलिए आप बस ओके करके जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन एक स्टेज आती है जब वो प्रॉब्लम इतनी सवियर हो जाती है कि फिर या तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और या फिर आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग यही चीज़, इसी चीज़ का नाम है कि आप एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे हो। लाइक मैं प्रोसेसर को मॉनिटर कर रहा हूँ, क्वार्टरली मैं अपने प्रोसेसर को चेक करता हूँ हर 3 महीने बाद। ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता लगता है मेरा प्रोसेसर फॉर एग्जांपल 40% यूटिलाइज हो रहा है। फिर 6 महीने बाद मैं चेक करता हूँ तो मुझे पता लगता है प्रोसेसर मेरा 43% यूटिलाइज हो रहा है। फिर आफ्टर 9 मंथ्स में मॉनिटरिंग करता हूँ तो पता लगता है मेरा प्रोसेसर 49% डाउन यूटिलाइज हो रहा है। एट द ईयर एंड आप मॉनिटर करते हो तो आपको पता लगता है आपका प्रोसेसर 50% यूटिलाइज हो गया। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मे बी बाय द एंड ऑफ 5 years आपका प्रोसेसर शायद ओवरलोड हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे तो यही हार्ड डिस्क स्पेस का होता है। ठीक है ना, कि अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको पता लगता रहता है कौन सा कंपोनेंट किस लेवल पे है। ठीक है, अगर आप मॉनिटर ना करें तो फिर वो एकदम से जब काम ख़राब होता है फिर तो पता लगना ही। अब इसके लिए परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका पता होना चाहिए ताकि जब मैं प्रैक्टिकल काम करूँ तो आपको समझ में आए। तो 3 टर्म्स हैं जिन्हें हमने अंडरस्टैंड करना है। वो 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं? ऑब्जेक्ट, काउंटर और इंस्टेंस। मैं यहाँ वो नोट पैड पर लिखता हूँ ताकि ये इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाए। ये मॉनिटरिंग की टर्म्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले बिफोर मूविंग एनी फर्दर। और वो टर्म्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट, काउंटर और थर्ड वन इज इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट, काउंटर, इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट सिस्टम का कोई मेजर कंपोनेंट होता है, जैसे 4 कंपोनेंट्स के मैंने नाम दिए, 4 कंपोनेंट्स के नाम दिए ना, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, नेटवर्क अडॉप्टर। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हार्डवेयर ही। ऑब्जेक्ट सिस्टम का मेजर कंपोनेंट होता है, दैट कंपोनेंट कैन बी अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर। इसेंशियली वो हार्डवेयर नहीं हो। फॉर एग्जांपल टीसीपी, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब टीसीपी जो है वो हार्डवेयर तो नहीं। यूडीपी, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिस्टम का कोई मेजर कंपोनेंट, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आप मॉनिटरिंग करें तो उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। किस चीज़ को? डिफरेंट एस्पेक्ट को।
लाइक हार्ड डिस्क की एग्जांपल देते हैं। हार्ड डिस्क पे अगर फ्री स्पेस नहीं है तो ये प्रॉब्लम है ना कि हार्ड डिस्क जो है वो उसमें फ्री स्पेस नहीं है। ओके, हार्ड डिस्क में फ्री स्पेस है लेकिन हार्ड डिस्क फ्रेगमेंट हुई है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हार्ड फ्रेगमेंट हुई है, डीफ्रैग नहीं करते, उसकी जो ड्राइव्स हैं वो फ्रेगमेंट हुई नहीं है, उनको डीफ्रैग नहीं किया काफ़ी अरसे से। फ्री स्पेस तो बहुत पड़ी हुई है लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो है वो हुई हुई है और डीफ्रेगमेंटेशन रिक्वायर है जो आपने नहीं की, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड मैं कहता हूँ हार्ड डिस्क फ्रेगमेंट भी डीफ्रैग भी हुई हुई है, हार्ड डिस्क में फ्री स्पेस भी बहुत है लेकिन हार्ड डिस्क का ट्रांसफर रेट कम है। अब मैंने आपको अपनी एग्जांपल में 3 एस्पेक्ट बता दिए, डिफरेंट एस्पेक्ट। आपने आज मोटरसाइकिल का काम करवाया, मोटरसाइकिल का इंजन जो है उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट एस्पेक्ट है। आप मोटरसाइकिल ठीक करवाते हैं, उसके बाद आप चला रहे हैं, बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन आप मैकेनिक के पास जाते हैं, आप कहते हैं यार पेट्रोल बड़ा खा रही है, तो फ्यूल कंजम्पशन इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। ऑन द अदर हैंड वो आप कंप्लेन करते हैं, वो ठीक कर देता है, उसके बाद पेट्रोल तो बड़ा अच्छा, उसकी माइलेज बड़ी अच्छी होगी, आप दोबारा जाते हैं, आप कहते हैं यार माइलेज तो अच्छी है लेकिन थोड़ा सा मैं स्पीड में तो मिसिंग करती है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ये या नहीं? ठीक है, तो इसी तरह सेम विद प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, नेटवर्क एडाप्टर, इनके भी डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। और वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट है वो क्या कहलाता है? काउंटर। जो आपको न्यूमेरिकल डाटा मिलता है ना, न्यूमेरिकल डाटा नंबर्स की फॉर्म में, वो आपको काउंटर देता है। जैसे आप प्रोसेसर की चेकिंग कर रहे हैं, किसकी? प्रोसेसर। अब प्रोसेसर क्या है? ऑब्जेक्ट है, काउंटर है? प्रोसेसर ऑब्जेक्ट है। अब आप इसका क्या चेक करना चाहते हैं? आप कहते हैं मैं जी परसेंटेज यूटिलाइजेशन जो सर ने क्लास में बताई थी कि प्रोसेसर 43% यूज हो रहा है, प्रोसेसर 100% यूज, मैं वो चेक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए काउंटर है परसेंटेज प्रोसेसर टाइम। ठीक है, अब ये है काउंटर जो आपको बताएगा प्रोसेसर की परसेंटेज यूटिलाइजेशन। आप कहते हैं नहीं, मैंने देखना है प्रोसेसर पे क्यू कितनी लगी हुई है। क्यू में देखिए, हर चीज को कंप्यूट तो प्रोसेसर में करना है ना, लोड की। हाँ, लोड की है। नोटपैड पे मैं काम कर रहा हूँ, एक डाउनलोड लगा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने जनाब एक वेबसाइट ओपन की हुई है, मीडिया प्लेयर में गाने लगाए हुए हैं, अभी ये सारे प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट प्रोसेसर अगर बिजी हो तो कहता है क्यू में लग जाओ, कतार बनाओ, तो कतार बन जाती है, तो कतार लंबी होती जाती है। ऐसा ही होता है ना, बैंक में बिल जमा करवाने वाले अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो 2-3 बंदे आ जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी इंटरटेन कर दिया जाए, तो अगर वो 2-3 चले गए खाना खाने और एक अकेला है तो वो क्यू लंबी होना शुरू हो जाती है। तो क्यू का लंबा होना इस चीज़ का प्रूफ है कि वो उस क्यू को एंटरटेन करने वाली जो भी एंटिटी है उसमें देयर इज समथिंग रॉन्ग, को प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। प्रोसेसर क्यू लेंथ, ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। आप कहते हैं यूटिलाइज तो यार ये 70% हो रहा है, क्यू फिर कितनी, क्यों इतनी लंबी होगी? और ये दुनिया के हर कंपोनेंट में होता है यार। कभी मेडिकल साइंसेस में देख लें आप, LFT समझ लेते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। आप अपना लिवर चेक करवाते हैं, ठीक है जी, उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है ALT इतने %, फलानी चीज़ इतने %, वो सारों की परसेंटेज आप देखते हैं, वो नॉर्मल है अगर, तो आप कौन सी चीज़ नॉर्मल है? लिवर नॉर्मल है। अब स्टेट आपको पता लगी किसकी? ऑब्जेक्ट की। लिवर इज एन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन बॉडी में जितने आईज, नोज, लिवर, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब क्या है? ये ऑब्जेक्ट हैं। सारे ऑब्जेक्ट अगर ठीक चल रहे हैं तो फिर प्रोसेसर ठीक चल रहा है, यानी ह्यूमन बॉडी ठीक है। अगर सारे ऑब्जेक्ट ठीक है, आप आईज चेक करवाते हैं, ठीक है, दूर की नज़र, करीब की नज़र, आप कहते हैं यार सब कुछ ठीक है, मुझे नज़र सही आता है, मेरे ना थोड़ी देर बाद ना वो धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं या नहीं? बात समझ में आती है? तो दुनिया का कोई भी कंपोनेंट जब आप चेक करते हैं तो उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जाता है कि ये चीज़ तो सही है लेकिन इसके ये वाला जो एस्पेक्ट है इसका उसमें प्रॉब्लम है। तो वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? काउंटर। ठीक है, और इंस्टांस तो बहुत आसान है, मल्टीपल्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। आप अगर अपनी आईज चेक कराते हैं तो यू हैव गॉट 2 इंस्टांसेस ऑफ आई ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके 2 इंस्टांस हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? लंग्स चेक करवाते हैं तो उसके मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, किडनीज चेक करवाते हैं उसके मल्टीपल इंस्टांसेस हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? तो अगर मशीन ड्यूल प्रोसेसर है तो सारे प्रोसेसर चेक होने हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक प्रोसेसर हो जिसमें मसला हो, तो मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जो भी टूल है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको टोटल कंजम्पशन भी बताए
और अगर मैं उसको कहूँ कि नहीं मुझे सिर्फ बताओ प्रोसेसर नंबर 0 में क्या यूटिलाइजेशन हो रही है, तो वो भी बताएं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हुई। ऑब्जेक्ट क्या है? एनी मेजर कंपोनेंट। ठीक है, आपके सिस्टम का कोई मेजर कंपोनेंट जो है हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट। काउंटर क्या है? डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। इंस्टांस क्या है? ऑब्जेक्ट मल्टीपल। ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा, अगर मल्टीपल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ यू आर हैविंग मल्टीपल हार्ड डिस्क, मल्टीपल एनआईसीज, मल्टीपल प्रोसेसर्स, दैट मीन्स कि यू हैव गॉट मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर होती है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अंडरस्टैंड कर लें, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ। देखिए, मेडिकल साइंसेज में एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंसेज में मेडिकल साइंसेज की एग्जांपल इस पर बड़ी एक्यूरेट अप्लाई होती है, इसलिए मैं बार बार उसे कंसल्ट कर रहा हूँ। मेडिकल साइंसेज में वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हार्डवेयर जो आज से 1000 साल पहले था वही है, जो हार्डवेयर आपका है वही मेरा है। ठीक है ना? अगर कोई किसी चीज़ में डिफरेंस आता भी तो वो वेट में आ सकता है, हाइट में आ सकता है। बाकी ये तो नहीं है ना एक बंदे की 2 आँखें, एक की 4 आँखें, ऐसा तो नहीं है ना। एक बंदा, जहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं वो भी रीजनेबल रेंजेस में। एक बंदा जो है वो 5-10 फीट टॉल है, एक बंदा जो है वो 6 फीट टॉल है। ऐसा तो नहीं है एक 5 फीट का, एक 50 फीट का, इस तरह तो नहीं है ना। एक का वेट 50 kg है, एक का वेट 500 kg है, इस तरह तो नहीं है। कंप्यूटर साइंस में है इस तरह है। एक सिस्टम पे 512 MB रैम है, एक और सिस्टम है उस पर 16 GB रैम लगी है। एक सिस्टम पे प्रोसेसर है 1.8 मेगाहर्ट्ज का, एक और 1.8 बहुत थोड़ा हो जाएगा, 800 मेगाहर्ट्ज कर लेते हैं। एक सिस्टम में प्रोसेसर है 800 मेगाहर्ट्ज का, एक और सिस्टम है उस पर 3.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। एक सिस्टम की हार्ड डिस्क है 8.1 GB, एक और सिस्टम उसकी हार्ड डिस्क है 500 GB। इसका रिजल्ट फिर क्या है? इन डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि मेडिकल साइंसेज में तो मेरी वैल्यू आपकी वैल्यू कंपेयर हो सकती हैं। आप कहते हैं यार मेरा तो नॉर्मल है इस वक्त टेम्परेचर 99 है सर, आपको बुखार है, आपका 101 है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिस्टम की वैल्यू उसको दूसरे के लिए बेस लाइन आप बना सकें। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? जिस सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसका डाटा उसी के अपने साथ, कि जब वो सिस्टम नया आया था और हमने उस पर इंस्टॉलेशन कर दी थी, उसको प्रोडक्शन में लगा दिया था। प्रोडक्शन में लगाने का मतलब होता है असल काम उसने शुरू कर दिया। अगर वो प्रिंटर था तो प्रिंटिंग शुरू कर दी, अगर वो फाइल सर्वर था तो फाइल सर्विसेज उसने देनी शुरू कर दी। ठीक है, उस पर लोड डाला, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट की और वो डाटा सेव कर लिया। 6 महीने बाद हमें लगा कि अब ये स्लो हो गया, दोबारा मॉनिटरिंग की और इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे? उस पहले रिजल्ट से। तो जो पहला रिजल्ट है वो क्या कहलाएगा? बेस लाइन। ठीक है, हमेशा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किससे करना है? बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बेस लाइन हम कॉन्फ़िगर करें, बेस लाइन कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि शुरू में नॉर्मली मसला नहीं आता। अगर शुरू में आ रहा है फिर तो आप वेंडर को कहेंगे यार इतने क्या दिए, ठीक है ना। अदरवाइज यानी बाद में जो प्रॉब्लम आता है वो आपकी डोमेन है, ठीक है ना। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मैं बड़ी लंबी ना थ्योरी स्टार्ट में करा के फिर प्रैक्टिकल करवाता था। स्टूडेंट कहते थे कि सर बड़ी लंबी थ्योरी कर दी, प्रैक्टिकल करना। यहाँ पे मुझे अक्सर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वो स्टार्ट की आप कहानी नहीं सुनाते, आप फ़ौरन शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिकल। मैंने यार ये सही है, चले इसमें तो खैर इसके बगैर गुजारा ही नहीं था। परफमॉन, ये मैंने आपको शुरू में भी यूटिलिटी बताई थी, ये वो टूल है जिससे हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है? पेज साइज होता है, हम चेक करते हैं, सब बातें होंगी। अच्छा पेज फॉल्ट्स, पेजेस पर सेकंड, यूनिट ऑफ रैम है जो स्पेस लेता है ना कोई भी बाय डिफॉल्ट होती है, उसको कम ज़्यादा पेजेस को, पेजेस तो उतने ही होते हैं, उससे तो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। पेज फाइल का साइज़ आप ट्यून कर सकते हैं, वो तो उसका ग्रोथ है कि वो मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकती है। मैं बताता हूँ उससे रिलेटेड आपको बातें। ये देखें ये मैंने जो चीज़ इस वक्त चलाई है, दिस इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस मॉनिटर। इसको रन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ीशान क्या रन किया है? वो लिखा है, क्या लिखा है? क्यों नहीं लिखी? यही तो मसले हैं तुम्हारे। क्वालिटी पैदा करो अपनी स्टडीज़ में, लिखो जल्दी से PERFMON। सीखने का तरीका ये होता है कि जो बात बता दी जाए उसे याद रखें। ये देखें, अब इस वक्त चले मैं डिलीट कर देता हूँ,
सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, खाली हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये पेज आ गया। अब सबसे पहले आप देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये पता क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को ये एरो पे क्लिक करें तो इसके अंडरनीथ इसके काउंटर्स आ जाएंगे। ये देखें, ये काउंटर्स आने लगे, ये काउंटर्स हैं। ठीक है, और काउंटर्स इतने ज़्यादा हैं कि उनकी जो डिटेल्स हैं दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MCSE। हम उन सब की डिटेल्स नहीं कर सकते। एक ऑब्जेक्ट के कोई 150 काउंटर्स होंगे, उन सब की डिटेल हम कहाँ करेंगे। हम तो जो मोटे मोटे मेजर हैं उनकी बात कर लेंगे, लेकिन हम आपको तरीका बता देंगे कि आपको कोई भी काउंटर उसकी डिटेल देखने तो आपको पता लग सकती है। ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, इस पर ज़रा क्लिक करते हैं, किसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, काउंटर की। यहाँ से काउंटर चेंज करते जाएँ, डिस्क्रिप्शन भी चेंज होती जाएगी। समझ में आती है बात? ठीक है, लें आपको मैंने मुर्गी दे दी है, इसको ज़िबा करके अंडे निकाल लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट भी तुम कुछ बोलो फिर वो भी बोलेगा, फिर तुम लोग डायरेक्ट जो है शुरू हो जाओ। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने परसेंटेज प्रोसेसर टाइम ये बड़ा मैं कॉमनली यूज़ करता हूँ। अब ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है टोटल इंस्टांस, ये इंस्टांसेस हैं। अब जाहिर है मेरे को प्रोसेसर नहीं, प्रोसेसर में मल्टीपल आने चाहिए थे यार, मेरे पास 8। अच्छा हाँ, ये तो वर्चुअल मशीन के अंदर है ना, ज़रा आप बाहर चेक करें इसे, इसको मिनिमाइज़ करें, होस्ट पे आएँ, यहाँ आपको मल्टीपल नज़र आएंगे, इसमें है ना मल्टीपल प्रोसेसर। 8 है मेरे ख्याल, 8 है या 4, 8 है बिल्कुल जी, i7 है ना, हाँ 8 प्रोसेसर। ये देखिए यार, इतना अच्छा सिस्टम लगाया, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी इसी एक सिस्टम पे 4था बैच हमने शुरू कर दिया है। ऐड क्लिक करें और ये एक्सपेंड करें प्रोसेस, ये देखें नीचे डिटेल आ रही है। सर आपने ब्रांड नहीं ब्रांड 125 यार, 1,25,000 का ये सिस्टम था, और शायद मैं ये ना लेता अगर मुझे पता होता कि बाद में मैंने कॉर्बेट छोड़ दिया। एक्चुअली कॉर्बेट ने बाय करके मुझे दिया यूज़ के लिए ना, तो वो फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स ही मुझे छोड़ना पड़ गया, तो फिर मैंने ले लिया, यानी वो जो पैसे तो फिर समझ रहे हैं ना बात, फीस अभी लेना नहीं लिया। अच्छा जी, अब ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि टोटल इंस्टांस और ऑल इंस्टांस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? शाबाश, ये जो सही बताएगा उसको एक एडिशनल समोसा मेरी तरफ से। देखे ना, अगर तो मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सिर्फ 8 प्रोसेसर है ना इसमें। अगर मैं 0 ऐड करवाता हूँ, ये मैं ऐड करवाता हूँ, पहले आप देख लें, आप टोटल देखें पहले से समझें, मैं ऑल फिर आपको समझाता हूँ। ओके कर दें, ये देखें, अब आपको प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन दिखाएगा, ये आपके सामने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस वर्चुअल मशीन में आ जाए, इसमें रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। एक्चुअली इसमें ये जो थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा रहा है, इसकी रीज़न आपको बताता हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, उसको बॉटम में होना चाहिए। देखें यहाँ पे आप ऐड करवाएं, ये मैंने ऐड करवाया, ठीक है, ओके कर दिया। अब आप देखें ये बिल्कुल, ये मैं आइडल छोड़ देता हूँ, ये बिल्कुल नीचे आ गया, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा इस पर। अब आप इस पर ज़रा 3-4 एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करें, वो ग्राफ फॉरन जो है ना ऊपर जाएगा। ये बैकग्राउंड में कुछ हुआ होगा। ये जनाब मैंने ब्राउज़र चलाया, ये जनाब मैंने कैलकुलेटर चला दिया, और कंट्रोल पैनल चला दें, बड़ी एप्लीकेशन है। ये लें जी, अब इसको इसने जंप लिया होगा, वो जंप हम देखते हैं। ये देखिए, बात समझ में आ रही है, लेकिन इट डजंट मैटर। उसकी वजह है कि यार एक दिन तो यानी काम जब ये करेगा तो यूटिलाइजेशन तो शो करेगा। प्रॉब्लम पता कब है? हाँ, जब ये कंसिस्टेंट, अगर ये ग्राफ ये नज़र आ रहा है साइड पे 10, 20, 30, 40, अब हर काउंटर की ना एक वैल्यू होती है, जिस तरह थर्मामीटर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको नॉर्मल वैल्यू नहीं पता। ऐसा ही है ना, अब जीशान किसी का बुखार चेक करे, देखेगा क्या 105 जो है यार, 110 तक है, कुछ नहीं है, 105 जो है, बंदा मर जाए बेशक। तो जब तक आपको नॉर्मल वैल्यू नहीं पता वो बेकार है, ठीक है ना। वो टेम्परेचर वो ही कंक्लूड कर सकता है जिसको पता होगा नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो ये काउंटर उसके लिए काम का है जिसको नॉर्मल वैल्यू पता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 85%। नॉर्मल वैल्यू नहीं, वो वैल्यू जिससे बियॉन्ड प्रॉब्लम है। 85 कब नॉर्मल नहीं कहेंगे, सोचे नॉर्मल किसे कहेंगे, सोचे नॉर्मल किसे कहेंगे। ये आंसर नहीं है, इसका आंसर नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है।
इसका आंसर कॉन्सेप्चुअल है। आप कंपेयर करेंगे बेस लाइन से। अगर बेस लाइन में 60 था तो 63 64 भी नॉर्मल है। अगर बेस लाइन में ही 35 था तो 45 भी नॉर्मल नहीं है। आप कहेंगे यार मैंने कोई चेंजेस नहीं की तो ये 3 महीने में 10% का इंक्रीमेंट कैसे हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन 85 वो वैल्यू है जिसपे कोई भी प्रोसेसर हो, आप कहेंगे कि प्रोसेसर हैज बिकम बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम लोड पे आ गया। अब वो कंपोनेंट जो है वो या तो उसको रिप्लेस करें या उस पर लोड कम करें। बात समझ में आती है। तो बात पे मैं वापस आता हूँ। इसकी यूटिलाइजेशन अगर यहाँ पे ये 80 है ना, अगर यहाँ कहीं वैसे अभी तो प्लेजेंट अभी ना चलाओ, जब गर्मी लगे तब चलाना। अब बस आपका पहला दिन है, जब लाइट चली जाएगी तो इसी बंद हो जाएगा, ठीक है। वो फिर सम टाइम ये भी होता है कि काफ़ी गर्मी हो जाती है जो कि बर्दाश्त से बाहर भी हो जाती है। बर्दाश्त से बाहर से मुराद ये नहीं है, जिस तरह अली हैं ये एसी के बगैर नहीं है सो सकता ना, उसने मोटरसाइकिल पे भी एसी लगाया हुआ है। तो इस तरह का जो स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बस वो ऐसा अगर कोई मसला है तो फिर शायद दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। ये देखें यहाँ पे अगर स्ट्रेट ये ग्राफ इस तरह का कोई शो हो, ये ना बाहर ना निकल जाए, तो फिर इसका मतलब है कि ये बॉटलनेक हो गया। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, अगर एक दिन तो आप भी बहुत ज़्यादा काम करें तो आप हो सकता है थका हुआ फील करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बीमार हैं। आपको पता होगा कि यार नहीं यार आज इतना काम किया है मैंने, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाई, मैक्लोर रोड जाके टैंकी टापे चेंज करवाए, तो थक गया हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप सो के उठे 10 बजे, उसके बाद फिर 11 बजे सो जाएं और 5 बजे उठें, फिर आप कहें यार थकन बड़ी हो रही है। तो ये तो ओवर स्लीप होने की वजह से, ठीक है। कहने का मकसद ये कि आपको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में ना, आपको मैं क्लियर बताऊं, जो स्पेशलाइज्ड बंदा होता है ना जो सिर्फ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करता है, उसका डेजिग्नेशन होता है सिस्टम एनालिस्ट का। सिस्टम एनालिस्ट की जॉब जो है वो बाहर तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बड़े पैसे हैं इसमें। वो देखें वो बंदा बाहर रह गया है बता रहा है। तो सिस्टम एनालिस्ट जो होता है ना वो ये सारी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स देखता है। अभी मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे एस्पेक्ट्स क्या देखता है। उसकी वजह ये है कि उसने फाइनली बताना है कि ओके प्रोसेसर हैज बिकम बॉटलनेक। अब कंपनी को हार्डवेयर बाय करना पड़ेगा। वो कहता है जी ये सर्वर जो आपने लिया था 5 साल पहले 2 मिलियन का, ये सर्वर जो है अब हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। तो अब उस बजट वालों को डिस्टर्ब कर रहा है, वो सिस्टम हटेगा, नया सिस्टम आएगा। तो इसलिए इसके लिए वो ऐसा बंदा रखते हैं जो बड़ी डिटेल के साथ एनालिसिस करे, ठीक है, जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को देखे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका करेक्टिव एक्शन गलत हो। ये भी तो हो सकता है वो क्या है ये सिस्टम जो है ये बॉटलनेक हो गया, इसको रिप्लेस करें। वो रिप्लेस करें फिर भी मसला वहीं का वहीं रहे। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से पता लगे कि सिस्टम में फॉल्ट नहीं था, मसला कोई और था। तो वो जो परचेजिंग आपने कर ली, पॉइंट समझ में आते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोफेशनली तो सर सारे काउंटर्स भी देखे जाते हैं। नहीं सारे काउंटर, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप अपने सिस्टम को चेक करते हैं, आपको पता लगता है प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन 87% होगी, ठीक है। आपका प्रोसेसर था 2 गीगाहर्ट्ज़ का, आपने सारी चीज़ें एक नए प्रोसेसर पे शिफ्ट की, आपका जो नया प्रोसेसर है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का है और अब आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो 68% हो गई है। इज़ इट ओके? आप 87 से 68 पे आए हैं, जबकि जो आपने हार्डवेयर अपग्रेडेशन की है वो ऑलमोस्ट डबल थी, नहीं थी, क्योंकि हमने तो उसे जब उसकी बेस के हिसाब से देखना है कि उसकी बेसलाइन जो भी थी, सवाल है बेसलाइन जो भी थी व्हाटसोएवर। मैं ये कह रहा हूँ बेसलाइन से कंपेयर करते रहे हम, बेसलाइन पहले 60 थी, फिर 6 महीने बाद वो 70 पे आ गया, 80 पे, ये तो अलग डिस्कशन है। मैं सवाल सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने भी एक चीज़ देखी, ऑब्जेक्ट डबल हो गए लेकिन परफॉर्मेंस में उतना फर्क नहीं पड़ा। परफॉर्मेंस में उतना, आप मोटरसाइकिल जो है आपकी जो है ना वो बिल्कुल चल ही नहीं रही, ठीक है। मोटरसाइकिल जो है ना बड़ी मुश्किल से आप लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, आप जनाब बड़े पैसे खर्च करते हैं, उसकी ट्यूनिंग फुल टाइम ट्यूनिंग होती है, एक एक चीज़ आप कहते हैं यार इसको पानी की तरह कर दो, खूब पैसे खर्च करते हैं। अब आप जब मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने पूरा नहीं। तो अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि वो चल रही है बस, लेकिन वो बात नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं यार इतने पैसे मैंने खर्च किए हैं, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। इसका मतलब जो प्रॉब्लम पहले था वो अभी भी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो और ऐसा प्रैक्टिकली होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम जो है उस पर रैम कम है। अभी इन्होंने खुर्रम ने एक बात की थी पेजिंग की,
जिसके जवाब में पेजिंग कह रहा था। पेजिंग पता क्या होती है? आप आपकी जितनी भी रनिंग चीज़ें होती हैं वो कहाँ पे होती हैं मैं? रैम पे। जितनी भी चीज़ें रनिंग स्टेट में वो रैम पे होती हैं। अब रैम लिमिटेड होती है, ठीक है ना? आपकी हार्ड डिस्क 500 GB की हो सकती है, रैम नहीं होगी 500 GB की। मेरा सिस्टम इस पर 8 GB रैम है, हार्ड डिस्क इसकी 500 GB। अब आपका जो रैम है वो ऑक्यूपाई हो गई है काफ़ी ज़्यादा, सिस्टम पे आप कोई और एप्लीकेशन चला रहे हैं जिसे स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो सिस्टम क्या करेगा? रैम नहीं है उतनी, सिस्टम क्या करेगा? हार्ड डिस्क की जो फ्री स्पेस होगी ना उसको यूज़ करना शुरू कर देगा एज अ रैम, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेजिंग, ठीक है? अब अगर आपके सिस्टम पे रैम कम है तो प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा पेजिंग करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा पेजिंग करने की वजह से भी तो हो सकता है उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो हाई हो जाए, क्योंकि वो बिजी हो इन पेजिंग। बड़ा पता है क्या होता है? ये आपकी हार्ड डिस्क का ये रैम है, ठीक है जी? उसने क्या किया है, इस पे चीज़ें रखी हैं, अब स्पेस फिलअप होगी, स्पेस और चाहिए, उसने इसकी स्पेस यूज़ की। इसकी स्पेस जो यूज़ की वो यहीं पड़ी हुई है ना। एप्लीकेशन को ये बातें पता होती हैं? एप्लीकेशन को नहीं पता होती। एप्लीकेशन को ये पता होती है कि मैं रैम पे हूँ, ठीक है? आपने वर्ड चलाया हुआ उसमें, आपने बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट आप एक बना रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, बहुत चीज़ें, एक्सेल ओपन किया हुआ है, पावर पॉइंट चल रहा है, बड़ी हैवी डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आपने चलाएंगे, अब वो रैम पे चल रही हैं। होता पता क्या है, जो एप्लीकेशन का कोड होता है वो भी रैम पे होता है, और एप्लीकेशन की जो फ्रीक्वेंटली यूज़ की चीज़ें वो रैम पे रखता है सिस्टम, और बाकी चीज़ें उठा के कहाँ ले जाता है? हार्ड डिस्क पे। अब जब एप्लीकेशन को उन चीज़ों की रिक्वेस्ट करती है कि मुझे चाहिए, तो क्या होता है? वो वापस उठा के रैम पे रखता है। अब ये कर कौन रहा है? प्रोसेसर। इस प्रोसेस को कहते हैं थंकिंग, जिसमें वो इधर से इधर रख रहा है, इधर से इधर, बस ये करता जाता है। थंकिंग, THUNKING, परफॉर्मेंस स्लो तो होती है, ठीक है? परफॉर्मेंस बेशक स्लो हुई, ये एक अलग इशू है। बात ये है कि ये काम कर कौन रहा है? तो प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन रेज कर जाएगी, लेकिन बॉटलनेक क्या है? रैम बॉटलनेक प्रोसेसर नहीं है। यहाँ पे अगर आप डिटेल के साथ इन्वेस्टिगेशन करते तो आपको पता लग जाता कि बॉटलनेक रैम है। रैम नीड्स अपग्रेडेशन और रिप्लेसमेंट, प्रोसेसर नहीं है जिसको रिप्लेस करने की जरूरत। लेकिन ये कब पता लगता है? जब आप डिटेल के साथ चेक करते हैं, और ये मेडिकल साइंस में भी होता है। आपकी आई साइट वीक है, तो मैं चेक करूँ लाइट गई है या ब्रेकर डाउन हुआ है, जरा चेक करना। ये जो टकू है इसका मतलब है लाइट गई है, ये बंद रहने दो अभी यार, अभी ना खोलना। सारी गर्म हो गई। हाँ जी, बात क्या हो रही थी कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था मेडिकल साइंसेस से। आपके सर में दर्द हो रहा है, दर्द सर में हो रहा है, क्या आई साइट की वीक होने से सर में दर्द होता है? होता है ना, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन बॉटलनेक आईज है। और आपको अरशद बहुत सारी एग्जांपल दे सकता है, बहुत सारी एग्जांपल। नहीं, जिस तरह आपका पेट खराब हो तब भी सर में दर्द होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है, ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है कि बॉटलनेक एक कंपोनेंट हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे में नजर आए। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है? तब आप सही रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे सर इस चीज में हम कैसे देखते? प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम, यही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक क्लास पढ़ा रहा, उसमें मैंने परफॉर्मेंस मॉनिटर खोला, और माइक्रोसॉफ्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कहता है कि अगर प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन 85 से अबव हो गई है तो बाकी सब कंपोनेंट में लिखा होगा कि अगर ये इससे अबव है रिप्लेस और अपग्रेड द कंपोनेंट। प्रोसेसर के केस में लिखा होता है फाइंड प्रोसेस पहले नंबर पे, उसके बाद लिखा होता है रिप्लेस और अपग्रेड। अब फाइंड प्रोसेस क्यों लिखा होता है ये उस दिन समझ में आया। पेजिंग कर रहा है। नहीं, ये वजह नहीं, वो आपको बेसिकली रोक रहा है कि प्रोसेस फाइंड किए बगैर रिप्लेस ना करना। बाकी कंपोनेंट में ये नहीं कह रहा, प्रोसेसर में क्या है अभी आपको समझ में आता है। मैंने जनाब क्लास पढ़ाते हुए हुआ मेरे साथ, क्लास में ही पुरानी बात है, कॉर्बेट में ऐसे हुआ था कि एक ना सिस्टम पे मैंने परफॉर्मेंस मॉनिटर ओपन किया, और इसमें भी है ये, किसी भी सिस्टम पे प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने परफॉर्मेंस मॉनिटर खोला और यही वाला काउंटर ऐड कर रहा है जो आपके सामने ऐड कर रहा है, और यूटिलाइजेशन पता है कितनी आ रही? ये छत नज़र आ रही है, बिल्कुल इसके साथ लाइन चल रही है 100%। और ये भी नहीं कि फ्लक्चुएट हो थोड़ा सा, बिल्कुल साथ साथ। जिस तरह 0% यूटिलाइजेशन में यहाँ चलना चाहिए,
उसी तरह 100% यूटिलाइजेशन में वो ऊपर चल रहा है। अब अगर प्रोसेसर 100% यूटिलाइज हो रहा हो तो सिस्टम के वैसे जो यूज़ करने में उसमें भी हैसल होना चाहिए ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यूज़ कर रहा, नॉर्मल यूज़ हो रहा है, यूटिलाइजेशन 100%। और प्रॉब्लम क्या थी? वायरस था। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि फाइंड प्रोसेस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोसेस आप फाइंड आउट करें तो वायरस निकल आए, कि वो जो यूटिलाइजेशन ज़्यादा शो हो रही है वो जेन्युइन यूटिलाइजेशन नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। पॉइंट क्लियर होता है? अच्छा जी, मॉनिटरिंग दो तरह की होती है, एक होती है रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो ये एक होती है कि जब सिस्टम वगैरह बाय करते हैं, कैशिंग भी होती है जी। यार इसमें तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं ना, बिल्ट इन कैशे, ये वो कैशे स्पीड अप वर्चुअल कैशिंग सर कुछ बहुत कुछ है। आपको देखना पड़ेगा उस कंपोनेंट से एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ है, ठीक है, तब आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए रियल टाइम मॉनिटरिंग वो है, जैसे मैं अभी मॉनिटरिंग परफॉर्म कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट मेरे सामने है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग है। जिस तरह ये लेक्चर इस वक्त रियल टाइम है, ये आप सुन रहे हैं, लेकिन घर जाके आप इसकी रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे तो ये लॉग होगा, ठीक है। लॉग मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि मॉनिटरिंग का रिजल्ट राइट एट द टाइम ऑफ मॉनिटरिंग आप चेक नहीं कर रहे, बल्कि आफ्टर सम टाइम चेक कर रहे हैं। जब आप बेसलाइन बनाते हैं, मैंने आपको बताया था ना आपको बेसलाइन बनानी पड़ती है, जिसको आप फ्यूचर एनालिसिस के लिए बनाते हैं। तो बेसलाइन बनाते वक्त आप कौन सी मॉनिटरिंग करते हैं? लॉग, क्योंकि वो बना के रिजल्ट आपने देखना थोड़ी है, सेव करना है, वो तो चेक होगा 6 महीने बाद जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मैंने अभी मॉनिटरिंग परफॉर्म की ये रियल टाइम थी। लॉग अगर आपने परफॉर्म करनी है तो ये नज़र आ रहा है डाटा कलेक्टर सेट, ठीक है। यहाँ पे जनाब यूज़र डिफाइंड में जाता हूँ, न्यू डाटा कलेक्टर सेट, यहाँ पे कोई नेम नहीं है, बेसलाइन बता रहे हैं। हाँ आप कह लें बेसलाइन बना रहे MCITP क्लास, ये इसका नाम मैंने रखा, और मैं ऐसे कहता हूँ क्रिएट मैनुअली, ताकि ये सारी ऑप्शन मुझे दिखाए जी। क्रिएट डाटा लॉग यूजिंग परफॉर्मेंस मॉनिटर, ठीक है, परफॉर्मेंस का जो काउंटर है उसे मैं यूज़ करूँ। नेक्स्ट करता हूँ, ऐड करवाता हूँ काउंटर, देखिए वही पेज आ गया। मैं यहाँ से ऐड करवा देता हूँ परसेंटेज प्रोसेसर टाइम, ये मैंने ऐड करवा दिया। अभी आपने बताना है मुझे टोटल और ऑल का फ़र्क क्या है। ये ऐड हो गया, ये क्या आ रहा है? 15 सेकंड। बेसिकली होना क्या है, जैसे ही मैं इसे एंड करके फिनिश करूँगा ना, तो ये रिज़ल्ट मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, ये रिज़ल्ट एक फ़ाइल में सेव कर रहा होगा। ये देखें, नेक्स्ट करें, ये समझाता हूँ आपको, आप पहले यहीं से फिनिश कर दो। ये देखें अभी स्टॉप्ड है ना, मैं इसे रनिंग कर देता हूँ, राइट क्लिक करें स्टार्ट, ये जनाब स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिखा रहा, ये इस फाइल में सेव कर रहा है रिजल्ट। समझ में आती बात? कहाँ सेव कर रहा है? इस फाइल में। और कर क्या रहा है? हर 15 सेकंड बाद एक डाटा सेव करता है, क्योंकि जो आपने इंटरवल दिया था वो 15 सेकंड। अब आई बात समझ में? दोबारा चला लें। सर इसका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? जैसे जो आप चाहें, आप बता दें रात को 2 बजे शुरू हो जाए और रात को 4 बजे ख़त्म हो जाए, उस पीरियड का ये बेसलाइन ले लेगा। ऐसा होता है ना। प्रैक्टिकली जब आप जॉब करेंगे ना, ये आप चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि एक सिस्टम ठीक चल रहा है, आप देखते हैं यार दोपहर को 12 से 2 ही स्लो हो जाता है। 12 से 2 अब आप चेक करना चाहते हैं 12 से 2 ही क्यों स्लो होता है, आपको आप इवेंट व्यूअर चेक करना, आपको पता लगता है रात को 2 से 4 ये स्लो हो जाता है। हो सकता है 2 से 4 आपकी कोई हैवी डेटाबेस इंटरनेट पे कहीं सिंक्रोनाइज हो रही हो आपकी रिमोट ब्रांच के साथ, कोई वजह हो सकती है। 2 से 4 उसमें कोई ख़ास एक्टिविटी होती है। अब आप मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं लेकिन रात 2 से 4 बजे के दरमियान, अब 2 ही तरीके हैं, या तो बैठें और रात को 2 बजे करें, और या फिर ये स्केड्यूल होता हो। समझ में आ रही बात? तो ये स्केड्यूल हो जाता है, आप अपनी मर्ज़ी का टाइम दे सकते हैं, ठीक है। एक और दफ़ा करें ना, ताकि मैं आपको और भी इसके जो चीज़ें हैं वो दिखाऊं। ये तो मैंने वो समझाने के लिए ख़ुद से ही कर दिया था, MCITP क्लास 1 कर दिया। एडवांस किया था मैंने, ठीक है जी।
उसके बाद मैंने ऐड करवाया था परफॉर्मेंस काउंटर। कौन सा काउंटर ऐड करवाया था? परसेंटेज प्रोसेसर टाइम। हाँ जी, ऐसा ही है, जी सर। जाग रहे हो ना? सही है, तो आप एक एक काउंटर कर रहे हैं ना, तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऐड करते हैं मल्टीपल उसके सारे काउंटर ऐड हो जाएंगे। सारे काउंटर। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अभी इसने फाइल बनाई थी पहले, उसको अगर मैं खोलूँ, मैंने कितनी देर उसे चलाया है? कोई 15 सेकंड चले, 1 मिनट चलाया, 4 डाटा आएंगे ना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 सेकंड। अगर ये 15 सेकंड चले, 15 डाटा आपके पास में, ठीक है? 15 दफ़ा वो उसे रखेगा। ये तो 1 मिनट चलाएं, 60 डाटा आपके पास हो। तो ये आपने अक्लमंदी से इसे ट्यून करना है, ठीक है? मैं 5 सेकंड देता हूँ कि हर 5 सेकंड बाद डाटा सेव करो, ठीक है? यानी हर 5 सेकंड बाद ये चेक करेगा प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन किस लेवल पे है। स्टोर कर देगा 80, 85%, 82%, 78%, 76%। समझ में आती बात? नेक्स्ट करें। ये आपको बता रहा है रूट डायरेक्टरी जहाँ पे ये डायरेक्टरी बना रहा है। अभी अगर मैं इसी जगह जाके चेक करूँ, परसेंटेज सिस्टम रूट परसेंटेज सिस्टम ड्राइव परसेंटेज का मतलब क्या होता है जीशान? परसेंटेज सिस्टम ड्राइव परसेंटेज का मतलब होता है वो ड्राइव जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल की है। हमारे केस में सी ड्राइव में एक फोल्डर पड़ा होगा जिसका नाम होगा परफ्लॉग, और उसके अंदर एडमिन सी परफ्लॉग एडमिन, ठीक है ना, MCIDP क्लास, और ये वो डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये फाइल। अब जो मैं बना रहा हूँ वो कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे एक और डायरेक्टरी आ जाएगी MCIDP 1 के नाम से, क्लास 1 के नाम से। फिनिश करें, नेक्स्ट करने देखें, कोई और बात तो नहीं पूछ रहा। हाँ, ये बात पता क्या है, आपको याद है कल कुछ पढ़ाते हुए मैंने पागल हो गए। तो क्या कह रहे हैं? कह रहा है आपने घर बदला बताया है। मुझे कह रहा हूँ, मुझे भी यही कह रहा था। सर जी तो तुम्हें नहीं कहेगा, हैं? सर जी। इसने कुछ कहा होगा। असल में मुझे उसकी कॉल आई थी शाम को, तो उसे मैंने बताया मैं घर चेंज कर लिया है। वो समझा कि मैंने घर चेंज, बहुत आला है वैसे, इसको अपने कानों का इलाज करवाया। अच्छा जी, रन एस, आप लोग तो रन एस मुझे यूज़ करते हुए देख चुके हैं। अब्बास को, जीशान को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। रन एस होता है, मैं इस वक्त लॉग ऑन हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से और मैं कोई प्रोग्राम रन करना चाहूँ अदर देन एडमिनिस्ट्रेटर, किसी और यूज़र के अंडर, तो तब रन एस यूज़ करें, ठीक है? तो फिलहाल ये आप उस वक्त करते हैं जब आप कोई ऐसा प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसके राइट्स आपके पास नहीं हैं, लेकिन जिस बंदे के पास है उसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता है, तो आप रन एस कर लो। अब मैं तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर से कर रहा हूँ, उसके पास सारे राइट्स हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है रन एस। इसी बात अगर किसी यूजर पे बैठे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम पासवर्ड है, क्योंकि जब आप यूटिलिटी रन करेंगे तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। ले जी, फिनिश है, सेव एंड क्लोज। लेकिन ये स्टॉप्ड है, मैं ऐसे क्या करता हूँ, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा सकूँ। एक तो उसने जनरेट कर दी है, कुछ बातें मैंने आपको बतानी है। बेसिकली ये देखें, ये जो आपने पूछा था स्केजुअलिंग समझ लेते हैं ना, अपनी मर्ज़ी का टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसे ओपन करो, इस डायरेक्टरी को। ये फाइल की डिटेल्स आ रही होंगी, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये देखें क्या लिखा हुआ है, लॉग फाइल फॉर्मेट बाइनरी फाइल जो बनेगी उसकी एक्सटेंशन होगी BLG, जैसी एक मेरे पास अभी बनी हुई है, मैं दिखा भी देता हूँ। जो अभी उसने बनाई है वो BLG ही बनाई है ना। ये देखें, MCIDP क्लास में जाएं और इसको डबल क्लिक करें तो ये किस में ओपन होगी? BLG ओपन होती है इसी में, परफॉर्मेंस मॉनिटर में। खोलें, ग्राफिक बना हुआ आ जाएगा, ये देखो, ये ग्राफ है। समझ आती बात? आपने रन किया था 25 सेकंड पे और 41 सेकंड पे आपने उसे क्लोज किया, तो सिर्फ एक डाटा उसमें लॉग हुआ, 2 हुए होंगे, एक 25 पे
1:40 पे। 15 सेकंड बाद होना था ना। जी क्या हो गया यार, मरी भी रू हो, जिंदा हो जाओ यार। ढीले ढीले गर्मी जाती है और मौत आ जाती है आपको। लाइट के जाते ही आप जो है ना वो बड़े यार आराम तलब किस्म के स्टूडेंट हैं जो नहीं लेट के गाँव तकलीफ इस तरह लेट के किताब यूँ पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ी देर में नींद आ जाती है। कहते बड़ी पढ़ाई की यार रात, बड़ी पढ़ाई, पढ़ते पढ़ते सो गए, रात को 2 बजे उठे, उसके बाद फिर देखा वो पूरा टाइम पढ़ाई में शामिल कर दिया, 10 से 2 तक पढ़ते रहे। क्योंकि 10 बजे किताब खोली थी, खोलते हुए सो गए थे, 2 बजे आँख खोली तो किताब बंद करके साइड पर रखी। तो आप कहते हैं कि यार मैंने किताब खोली है 10 बजे, उसको बंद किया 2 बजे। दरमियान का नहीं। ये देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा सेपरेटेड। अब इसकी एक्सटेंशन होगी CSV। आपको मैंने BLG दिखा दी है ना, अब CSV भी हम देख लेंगे। ओके करें ज़रा और इसे स्टार्ट करवाएं, राइट क्लिक करें और स्टार्ट करें। बिल्कुल सही कहा। सर अली को फ़ोन किया था, वो कह रहा था, मैंने वैसे ही पूछा कि पढ़ने जा रहा है, तो उसने कहा कि सर घर बदल रहे हैं इसलिए छुट्टी है। खुद ही कॉल करना है, इसे डिटेल बता। मैं ऐसे भी मैसेज कर देता हूँ, उसको मना भी किया था कि तुम्हें ना बताया, फिर भी उसने बता दिया। अच्छा जी, इसको ये खोलें डायरेक्टरी और अब हैं और नहीं, खुदा का नाम है यार, क्या हो गया, मैं क्यों कर चेंज करूँगा यार, बात तो हो गई यार। देर बाद आप आए बस अली को सच्चा साबित करने के लिए मैं घर चेंज किया। सही है। ये देखें, इसे खोलें, ये एक्सेल में खुलेगी। हो सकता है एक मैसेज भी आया आपको। इस मैसेज की बात नहीं कर रहा था, इसकी बात कर रहा था। ये मैसेज कब आता है? जब आप किसी ऐसी फाइल को खोलें जो पहले से कहीं खुली हुई हो। ये फाइल किसने खोली हुई है? वो मॉनिटर स्टार्ट हुआ है, वो फाइल ये बना रहा है। नहीं, रीड ओनली कर दें, दिखा देगा आपको, जितना कलेक्ट किया वो दिखा देगा। ये देखें 16 तक है ना, बंद करके दोबारा खोलें ज़्यादा हो जाएगा। अभी सेल नंबर 16 तक गया है ना ये, तो फाइल तो वो बना रहा है। मैंने 5 सेकंड दिया था, हर 5 सेकंड बाद डाटा लॉग हो रहा है। आप दोबारा खोलें तो ये और आगे जा चुका होगा। तो समझ में आती है बात? वो देखें। अच्छा सर, ये जो है 2 से 3 का जो स्टेप है, इसमें ड्यूरेशन 5 सेकंड का है। 5 सेकंड ये पर सेकंड के हिसाब से यार, ये सेकंड आपको दिखा रहा है। 12, 21 बजकर 12 सेकंड, 17 सेकंड, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 5-5 का फर्क नहीं नजर आ रहा। सही सही। 21 मिनट और 21 तो 9 बजे होता है। इसको ज़रा मिनिमाइज़ करें और आप उसे एक दफ़ा क्लोज़ करें, फिर आपको ये रीड ओनली वाला मैसेज नहीं आएगा। ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप कर दिया। अब इसे ज़रा बंद करके दोबारा खोल लें। कॉन्सेप्ट बनाया करो यार, आप सिस्टम के चैम्पियन हो। ये देखें, अब नहीं आया मैसेज। समझ में आती बात कुर्बान? जी सर। ठीक है। और एक्सेल में आ जाए तो फिर एक्सेल के जो हमारे पास फार्मूले हैं वो भी हेल्पफुल है। ठीक है, इसी काम को आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, और कमांड है टाइप पर। घबराते तो नहीं है आप कमांड प्रॉम्प्ट से? टाइप पर /प्रोसेसर ब्रैकेट में बता दें टोटल 0 क्या इंस्टांस बता दें। टोटल अगर लिखें तो इस तरह लिखना है %% प्रोसेसर टाइम। इस सारे को किस में कर दें? कोर्स में करें ज़रा एंटर। ये देखिए, समझ में आती बात? अभी ये 1% है ना, ये कर्सर हिलाएं, ये देखिए 7% हो गया। प्रोसेसर नहीं यार, ये सही जी। बात समझ में आती है यार? क्या हो गया यार तुम लोग? नहा के आया करो यार। सर ये जी, इसकी जितनी दफा ये कर रहा है, इसकी
उसकी भी तो होगी कि आप लिमिट के आपने कितनी नहीं, आप खुद इसे तो आप खुद रोकते हैं, और वहाँ से अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद बता सकते हैं कि कब रुक जाए। मैनुअली भी स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप उसके स्केड्यूल में दे सकते हैं कि इतने बजे स्टार्ट हो, इतने बजे स्टॉप हो। उधर ऑप्शन आ रही थी ना सिर्फ वो सेकंड्स की, जिस तरह 5 सेकंड किया था, तो उसका वो तो है कि डाटा कितनी देर बाद लेके नहीं, जाए। इसमें वो ऑप्शन नहीं नजर आएगा कि कितनी आपने कितना आपको बेचना चाहिए, कितने टाइम। कैसी बातें कर रहे हैं यार, देखो यार क्या कर दिया, क्या यार क्या कर दिया। ये भी स्टॉप है ना, जी सर। जैसे हम 9:30 पे स्टार्ट करवाएंगे और 9:35 पे स्टॉप कर देंगे, यही चाह रहे हैं आप। जी तमाम मुरादें पूरी होंगी, परेशान हो। लेकिन ये डिफॉल्ट है, ऐसे नहीं होता। ये स्केड्यूल में गए, जी सर। ऐड करवाया स्केड्यूल, बताएं जी, यहाँ टाइम बताना है स्टार्ट जी, 9:30। स्टार्ट ठीक है जी, ये स्टार्ट टाइम हो गया। एंड टाइम इसका बताता हूँ ना, वेडनेसडे। बिगिनिंग डेट 9/12 आज की, ठीक है जी। एक्सपायरेशन डेट 9/12। ठीक है, लॉन्च स्टार्ट टाइम, ठीक है जी। ये बड़ी अजीब बात है, इसने ऐसा भी होता होगा जब आप ऐसे टाइम सेट करते हो, कुछ भी नहीं बताता हो, अगले दिन आगे लेकिन एक चीज़ है इसमें कि नहीं, इसने एंड टाइम नहीं लिया। तो इधर क्या है, मैं वही स्टार्ट कह रहा हूँ, टाइम मैं वही स्टॉप ही यहाँ चलता रहेगा। फायदा नहीं, ये तो बड़ी पुरानी ऑप्शन है ना, मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ कि ये जो पुराने वर्जन्स ऑफ थे, इसमें थी ऑप्शन कि एंड टाइम आप बताते हैं, तो आई एम रियली सरप्राइज कि वो क्यों नहीं दिया इसने। अच्छा चलें, इसका टाइम वो तो कर देना। नहीं, मैं वो हैं, सर ये इसलिए तो नहीं, ऑल शेड्यूल से आगे क्यों कर रहा है? हाँ ये देखें ना, स्टॉप कंडीशन। हाँ ओवरऑल ड्यूरेशन मैं कह देता हूँ, नहीं 1 मिनट नहीं, 5 मिनट कर देते हैं, बस 1 मिनट भी सही है, ठीक है, ये मैंने 1 मिनट कर दिया, ठीक है जी, बात समझ में आती है। जी जी। अब इसको अप्लाई कर देते हैं, ये खुद ब खुद क्या होगा, एक मिनट बाद स्टॉप। इसको स्टार्ट होना चाहिए। अभी ये देखें स्टॉप्ड है ना, 9:30 पे से खुद ब खुद स्टार्ट होना चाहिए। बात समझ में आती है। तो ये इसका स्केजुलिंग का तरीक़ेकार है। टाइप पर में आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ देता हूँ। अच्छा एक बात याद रखिएगा, रैम के लिए इंस्टांस नहीं होते, रैम हमेशा ऐड होती है। अगर आपने 2 कार्ड भी लगाए हैं ना, तो आप ये नहीं कहेंगे रैम नंबर 0 रैम नंबर 1, टोटल सम होगी। आप अगर परफॉर्मेंस मॉनिटर में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फिज़िकल मेमोरी, देखो अभी इंस्टांसेस दिखा रहा है ना, जैसे ही आप मेमोरी सेलेक्ट करोगे इंस्टांसेस की ऑप्शन ग्रे हो जाएगी। दिखाता हूँ आपको, क्या यार, कभी ऊपर चला जाता कभी नीचे। यहाँ से ये रैम सेलेक्ट करें, जैसे ही आप रैम सेलेक्ट करेंगे ये देखें कोई इंस्टांस नहीं दिखा रहा, रैम हमेशा टोटल होती है, ठीक है। अच्छा आप ज़रा वो भी यहीं पे कर लें, वो बार बार आता तो मुझे याद आता है, मैंने पूछना था आपसे और आपने बताया है। हाँ जी, ऑल में और टोटल में क्या फ़र्क है? यार तुम्हें जुर्माना हो गया, ये तुम्हारा हमसाया सो चुका है, देखो तुम घर अभी भी सोते, अगर तुम
तुम रात नहीं सोए तो इस वक्त तुम्हें घर में सोना चाहिए था, बजाय इसके कि तुम यहाँ आके सो रहे हो। और फिर तुम रास्ते में जाते हुए मोटरसाइकिल चलाते हुए अगर सो गए थे। जी टोटल में और ऑल में क्या फ़र्क आपको लगता है? शाबाश। हम टोटल गेट डाल देते हैं अच्छा और ऑल स्टेप में हम रैम का प्रोसेसर का हम एक साथ अगर ऐड करते हैं, रैम भी लेते हैं प्रोसेसर भी लेते नहीं बात नहीं, प्रोसेसर मैंने सेलेक्ट किया, 8 प्रोसेसर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। टोटल करूं तो 8 का डाटा, ऑल करूं तब भी 8 का डाटा, फर्क क्या है? ऑल में आप select कर सकते हैं। तुम्हें कहते हैं जो ऑल में है। और टोटल वो जितने प्रोसेसर हो वो सारे फर्क नहीं। ऑल में मेंशन कर दें क्योंकि 0 से 5 तक जितने भी हो। नहीं ये नहीं है, कहाँ दे ही नहीं सकते, आपने ऑल सेलेक्ट किया दैट्स इट, सारे शामिल हो गए। टोटल किया तब भी सारे शामिल हो। फर्क लेकिन है और बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। जी अली आप क्या कह रहे थे? शाबाश। ये कह रहे हैं बीच में सेलेक्ट कर लें, यानी कि हर प्रोसेसर की कोई आपने अलग उसकी लेनी हो, नहीं बेस लाइन नहीं। हमारा आंसर तुम में से आंसर भी बहुत करीब हो। टोटल में पता क्या होगा, सबकी यूटिलाइजेशन जमा करके बता देगा कि टोटल की इतनी यूटिलाइजेशन है। ऑल आप कराएंगे तो बताएगा सबकी, लेकिन इंडिविजुअल 0 इतना दे रहा है, 1 इतना दे रहा है, 2 इतना दे रहा है, 3 इतना दे रहा है, 4 इतना दे रहा है। ये और भी हो जाएगा। हाँ ये और ठीक है, बात समझ में आती। और टोटल में क्या करेगा, सबकी ऐड करके आपको बताएगा टोटल यूटिलाइजेशन इतनी। फर्क पता लग गया? ये फ़र्क था। अच्छा मैं यहाँ से आपको मल्टीपल काउंटर भी चला के दिखाना चाह रहा था। स्लैश लगाएं, कमांडों के पीछे ना भागा करें, ये रिकॉर्डिंग जाके सुना करें और उसी वक्त ये खुद ब खुद। अब मैं इंस्टांस दूंगा ही नहीं, स्लैश पेजेस पर सेकंड करना है और ये नाम बिल्कुल सही देना है। अब आपको 2 डाटा नजर आएंगे, देखें 2 आ रहे हैं। ये मैं अगर लोड डालूँ, देखो मैं कोई एप्लीकेशन नहीं चला रहा तो रैम यूज़ ही नहीं हो रही। आप चलाएं कोई एप्लीकेशन चलाएं, फिर देखें वो जंप करेगा। नोटपैड ही चला दें मिशन, नहीं नोटपैड से लोड पड़ा नहीं। ये देखो आया ना, बात समझ में आती है? इसको कंट्रोल C करेंगे तो ये रुक जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस रिज़ल्ट को आप अपनी मर्ज़ी से एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बल्कि बाहर चलाता हूँ, बाहर मेरे पास एक्सेल है। टाइप पर स्लैश प्रोसेसर स्पेस दी, फिर कोट्स डाला, स्लैश मेमोरी स्लैश पेजेस पर सेकंड, आगे ये साइन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ test.csv। अब ये C के रूट पे एक फाइल बना रहा है, तो एक्सेस डिनाइड, ओके। राइट क्लिक करके ना वो अंडर एडमिनिस्ट्रेटर रन करना, कमांड लिख देंगे, वो एलिवेशन वाला एरर जो आता है। कमांडो कॉपी कर सकते हैं। हाँ ये नहीं, यहाँ से कमांड सेलेक्ट करें। कैसे कैसे सवाल करते हैं यार। तो उसको फर्क करते हैं। V लगाएं, ये शुरू हो गया। अब आप पता है कहाँ जाएं, C के रूट पे देखें कोई फाइल बन रही है। खोलें जरा ऐसे, 18 बंद करके दोबारा खोलें। अब और आगे तक होना चाहिए, तो ठीक है ना? ये देखें, ठीक है। और वो देखें 2 में दिखा रहा है,
ये रैम है, ये प्रोसेसर है, और आप ऐड कर दो। सर एक चीज़ है, इससे ये हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये जो यूटिलाइजेशन हो रही है ये किस वजह से हो रही है, किस वजह से हो रही है? यानी कि यूटिलाइजेशन हाई शो कर रहा है तो वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है वो एप्लीकेशन आपने चलाई है। देखें इस वक्त तो मैं क्लाइंट एप्लीकेशन पे कर रहा हूँ, जो आप सर्वर पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप मेल सर्वर में मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मेन लोड इस पर मेल सर्विसेज का है, ठीक है। और वैसे भी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो है वो सर्वर का इशू है, क्लाइंट का नहीं है। उसकी वजह कि क्लाइंट पे तो लोड होता ही नहीं है, उसके अपने काम का ही लोड होता है, और अगर डिस्टर्बेंस आती भी है तो सिर्फ एक क्लाइंट सफ़र करेगा। लेकिन सर्वर साइड पे अगर परफॉर्मेंस का इशू आता है तो वो तमाम यूज़र सफ़र करेंगे जो सर्वर से कनेक्ट होकर और वो डाटा रिट्रीव करते हैं, ठीक है। इसलिए सर्वर साइड पे आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि परफॉर्मेंस के इशूज़ ना आए। और इसीलिए जो ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड है ये इसीलिए, जैसे इन्होंने आज अपनी मोटरसाइकिल की क्या करवाई है, ऑप्टिमाइजेशन करवाई है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को ट्यून कर देना। ऐसा नहीं है कि आपने मशीन हटा के नई अच्छी बड़ी मशीन लगा ली, दिस इज़ नॉट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है उसी मशीन को मैंने इफेक्टिव बनाया है बाय ट्यूनिंग। उसका प्रोसेसर मैंने ठीक किया, उससे पेज फाइल को मैंने सी से मूव करवा दिया, उस पर जो है मैंने डीफ्रेगमेंटेशन कर दी, और मैंने उस पर अनवांटेड सॉफ्टवेयर रिमूव कर दिए, ठीक है। उसके बाद एंटीवायरस जो था उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया, तो फिर मुझे फील हुआ कि अभी सिस्टम अच्छा चल रहा है, मैंने कोई हार्डवेयर रिप्लेसमेंट नहीं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, कि अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो ऑप्टिमाइजेशन करेगा ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस ये नहीं। हाँ उसी डाटा की बेस पे करेंगे ना। हमारा मकसद जो हमें रिजल्ट अचीव करना है तो यही है, ठीक है। और कंपनीज तो हैवी ह्यूज किस्म की इन्वेस्टमेंट करती हैं, पूरे पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर देती हैं। मैंने एक दफ़ा एक मैगजीन में पढ़ा था कि जो अमेज़ॉन वाले हैं वो पहले कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे, विंडोज़ नहीं थी, और उसके बाद वो अपग्रेड करके उसको यानी माइग्रेट करके ले गए किस पे, यूनिक्स पे। और उन्होंने कहा कि यूनिक्स पे ले जाने से हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिडक्शन हुई। कि एनुअल हमें कॉस्ट जो बेयर करनी पड़ती थी फॉर मेंटेनेंस वो बहुत ज़्यादा है, इस अपग्रेड से हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ठीक है। क्योंकि जब रनिंग बिजनेस होता है ना तो ये सारी जो चीज़ें ये आपको उन्हें देखना पड़ता है। क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में याद रखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, बिजनेस, ठीक है। कंप्यूटर्स इनका काम क्या है, बिजनेस को सपोर्ट देना। अगर ये बिजनेस को सपोर्ट दे रहे हैं, इनको लगाने से मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इनका फ़ायदा है, नहीं तो फेंक देने क्या फ़ायदा। अगर कंप्यूटर्स ने आपकी ज़िंदगी में पीस और हारमोनी नहीं लानी, पैसे नहीं बढ़ने, जो आपका रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं होना, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो ओवरहेड है ना। इस तरह बहुत सारी कंपनीज में जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स इट। कोई उससे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रही होती, वजह क्या होती है, यही वजह होती है, ठीक है। मैंने ये बात भी आपको बता दी। और अब आपने ये करना है जाके इस पर जितनी R&D कर सकते हैं वो करनी है, ठीक है। और कुछ थ्योरेटिकल बातें आपको और बताता हूँ और उसके बाद कोई और छोटा सा आर्टिकल करते हैं। वो थ्योरेटिकल बातें ये कि जब भी आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी एग्जांपल दी थी मेडिकल साइंसेज से, कॉन्स्टिपेशन की, हेड एज की, और उसको हमने रिलेट किया था। एक और टेक्निकल एग्जांपल से कि प्रोसेस की यूटिलाइजेशन ज़्यादा थी लेकिन बॉटलनेक रैंक थी। याद रखें जो करेक्टिव एक्शन है, करेक्टिव एक्शन का मतलब होता है कि आप जो चेंजेस ला रहे हैं एनवायरनमेंट, तो अगर करेक्टिव एक्शन स्पेशली हार्डवेयर रिप्लेसमेंट है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कहीं ऐसा ना आप हार्डवेयर रिप्लेस करवा दें उसके बाद ही मसला वहीं का वहीं हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेनिंग होता है, याद रखें कंपनीज़ के लिए। इवन फॉरेन कंपनीज़ में तो ये भी हो सकता है कि उस बंदे को फायर कर दिया जाए जिसने इतना बड़ा जो है कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी प्रोडक्ट पे करवा दी और उसके बाद एंड रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने जो करेक्टिव एक्शन लेना है वो बड़ी केयरफुली लेना, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्स कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। रिसोर्स कॉम्बिनेशन इसी को कहते हैं जो मैंने आपको बताया ना कि एटलीस्ट 4 कंपोनेंट्स को आप चेक करेंगे, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और नेटवर्क एडॉप्टर। आप अगर ऑब्जेक्ट की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको TCP और UDP भी मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट जो है वो मुझसे पूछना है अगर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग से रिलेटेड आपका कोई भी इशू हो। बात क्लियर होती है?
अच्छा वो तो हमने देखा नहीं, उसको तो देखेंगे। वो शुरू नहीं हुआ यार, या पे शुरू हो के बंद भी हो गया, तो अभी पता लग जाएगा। शुरू होकर बंद हो। अभी पता लग जाएगा। अगर शुरू हो के बंद हुआ है तो नई फाइल बनी होगी। इसको आप जितनी दफ़ा स्टॉप करके स्टार्ट करवाएंगे हर दफ़ा नई फाइल बनेगी। नहीं बनी, स्टार्ट हुआ ही, ये देखें एक ही फाइल नहीं चलो हुआ। आज दिन क्या था? बस। सेलेक्ट किया, सही किया। सही किया था यार, डेट देख के किया था। सर भाई में तुम AM नहीं आया? हाँ, चल ये मेरे नहीं मेरे ख्याल में मैंने PM किया था, मैं फिर भी देख PM था। PM PM था। चलो तो PM ही। चलो देख लेते हैं यार, क्यों नाराज़ क्यों हो रहे हो यार। वो देखो 9:30 PM। बिल्कुल जी सही डेट है। एक मिनट के लिए चलाया था। चलें, इवेंट व्यूअर है ना हमारे पास। किस लिए इवेंट व्यूअर? इन्हीं मसाइल के लिए है ना। जी तो खोलें इवेंट व्यूअर, देखें उसमें कोई मैसेज लॉग हुआ है। मैं यार आज तुमने मच्छरों का इलाज नहीं किया और मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, सारे मेरी तरफ आ गए हैं। या तो कोई मच्छरों का इलाज कर दिया करो या फिर कुछ ऐसा किया करो कि इन्हीं की तरफ रहे, मेरी तरफ ना आए। क्योंकि मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो ये सारे डिस्टर्ब होंगे, अगर ये डिस्टर्ब होंगे तो ये अकेले ही होंगे। उससे क्या होगा? इन चीज़ों में देखा इसका कैसा दिमाग चलता है। अच्छा जी, विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग। सबसे पहले टाइम देखें। नहीं ये नहीं, इसका ड्यूरेशन बताना ड्यूरेशन की कंडीशन लिखी हुई है, स्टॉप कंडीशन, यानी कि इस 1 मिनट में स्टॉप कर दिया। ये गलती से इसको किया। 9:30 पे तो कोई मैसेज आएगी। हाँ, हुआ ही नहीं। सर वो वर्चुअल मशीन की तरह ही दूसरे को सो ये मैं वर्चुअल मशीन के अंदर हूँ और इसी में था। सर्विस तो स्टार्ट हुई है, बड़ा एग्जैक्ट। ये देखें, परफॉर्मेंस अडॉप्टर सर्विस रनिंग स्टेट में आई है और उसके बाद ये स्टॉप स्टेट में गई, लेकिन ये रिलेट नहीं करती उससे, आई डोंट थिंक। ये आपने ऐड कौन सा प्रोसेस किसका ऐड किया है? वही जो मेरे पास बना हुआ था उसी को मैंने किया। प्रोसेसर में अभी 9:40 पे स्टार्ट है।
वो खुद ही स्टॉप भी हो जाएगा, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। पता है क्या हुआ है, वो जो डाटा इसका कलेक्ट हुआ था वही एक डाटा था, इसको हमने उससे पहले स्टार्ट ही नहीं करवाया। वो तो हमने ऊपर वाले को स्टार्ट नहीं करवाया था। स्टार्ट याद आ गया मुझे, मैंने आपको नोटपैड वाली फाइल दिखाई थी ना, वो एक्सेल वाली, हाँ नहीं स्टार्ट करवाया था। फिर इसने डाटा क्यों नहीं कलेक्ट किया? चलो नहीं, हमने ड्राइव नहीं जाके देखी, हम ड्राइव जाके देखते हैं। अभी ये स्टॉप होता है ना, इसका हमने स्टॉप पैरामीटर 1 मिनट बताया, तो 1 मिनट बाद इसे खुद ही स्टॉप होना चाहिए। लें जी, अब ये 1 मिनट पूरा हो गया, इसे खुद ही स्टॉप हो जाना चाहिए। वो देखें स्टॉप हो गया, तो ठीक है ना। अब देख लेते हैं, बाकी चीज़ों से लड़ लूँगा मैं। ज़रा जाएँ उसमें ड्राइव, आ तो रहे हैं यार, ये पहले आया है, अब ये आया है। जाके उसमें टाइम देख लें, इसका टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइल देखें, 9:31 ये देखो 9:30। किधर? उधर सिर्फ रूट डायरेक्टरी आ रही है ना, वो MCITP क्लास के रेफरेंस से दिखा रहा है, वो रूट डायरेक्टरी एक ही है। आप उसे जितनी दफ़ा स्टॉप करके स्टार्ट करवाएंगे उतने डाटा। ये आप देखो MCITP क्लास है ना, इसमें देखो कितने डाटा है, एक है ना। ज़रा इसे स्टॉप करके स्टार्ट करो, ये स्टार्ट करवाओ दोबारा, 2 फाइलें बन गई हैं। अब स्टॉप करके फिर स्टार्ट करवाओ, और मैं तुम्हें बताता हूँ वहाँ से कैसे पता लगेगा। इधर देखो, ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अली की सीट के नीचे 2 फाइल, खुदा का वास्ता उठा ले। अब देखें मैं फिर स्टार्ट करवाऊँगा, ये फिर नई फाइल बन गई हो। ठीक है, वहाँ जाके आप देख लें, आपको बंद करो यार इसे, नहीं बैक जाएं। ये देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें आप ज़रा जो नेमिंग कन्वेंशन है वो देखें, 1 2 3 इसी तरह रख रहा है ना, तो ये नेमिंग कन्वेंशन भी उसने वहीं से उठाया है। ये देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, फाइल में जाएं, और लॉग फाइल नेम ये आ गया, रूट डायरेक्टरी की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ इंक्रीमेंट। ये देखो सीरियल नंबर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है 4? क्योंकि अगली जो फाइल बनेगी वो 0004 बनेगी। अगर मैं स्टार्ट करवा के एक और फाइल बना दूँ फिर यहाँ हूँ, तो यहाँ क्या आ रहा है? समझ आई बात? और ये इधर देख लो, जो तुम नाम कह रहे थे, देखो क्या आ रहा है, नेक्स्ट फाइल का नाम आ रहा है। तो समझ में आती है बात? अब तो खोपड़ी में आ गई ना बात। हमने कोई गलती नहीं की थी, हमने बिल्कुल सही किया। हमने सिर्फ उसकी टेस्टिंग जो है ना वो गलत की है, हमने उसको इवेल्युएट करने में हम कंफ्यूज हो गए। अदरवाइज़ ये प्रॉपर्टीज़ में जाएं अब ज़रा, और एक दफ़ा स्टार्ट करवाएं, और फिर प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें कि नाम क्या आता है। ये स्टार्ट हो गया, जाएं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। समझ आती बात? ले जी, ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है ना हमारा ख़त्म हो गया। इसको पहले मैं अलग स्टॉप करूँ।